डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर मुजफ्फरपुर में याचिका दायर की गई है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना को लेकर देश को गुमराह किया जा रहा है। ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने दायर की है। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में पतंजलि विश्वविद्यालय के संयोजक स्वामी रामदेव और पतंजलि संस्थान के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा विश्व कोरोना संकट झेल रहा है। ऐसे वक्त में पतंजलि गलत दवा बनाकर देश को गुमराह कर रही है। इस मामले में धारा 420, 120(b) समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 जून मुकर्रर की है। बीते दिनों बाबा रामदेव ने दावा किया कि उनकी कोरोनिल दवा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए कारगर साबित हो रही है, जिस पर आयुष मंत्रालय ने इस दवा के प्रचार प्रसार पर तुरंत रोक लगा दी। साथ ही इस दवा के संबंध में पूरी जानकारी मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में मैंने पतंजलि के संस्थापक संयोजक स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण पे मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा इसलिए दर्ज कराया है कि उन्होंने एक दवा अभी मार्केट में कोविड-19 के लिए बनाई है, कोरोनिल, जिसका उन्होंने बिना रिसर्च का, बिना आयुष मंत्रालय के परमिशन का उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, जिसको आयुष मंत्रालय ने तत्काल रोक लगा दी है इसके प्रचार प्रसार पे। ऐसा करके उन्होंने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है। एक ऐसी चीज़ देश में लाने की कोशिश की जिसका कोई रिसर्च नहीं है, जो खा के अगर भविष्य में अगर ये दवा मार्केट में आ जाए तो उसका गलत प्रभाव भी लोगों के शरीर पे पड़ सकता है, उल्टा भी पड़ सकता है। ऐसा करके उन्होंने पूरे देशवासियों को धोखा देने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। इसी से आहत होकर आज मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में मैंने उनके खिलाफ परिवाद दायर किया है, जिसमें आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव के खिलाफ जो धारा 420, 120(b), 270, 504 और 34 के तहत है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और इसकी सुनवाई की तारीख जो है 30/6/2020 को रखी गई है। बाबा रामदेव क्या लग रहा है ठगने का काम किए हैं? बिल्कुल, ये तो आप एक चीज़ बताइए, किसी भी बिना रिसर्च प्रोडक्ट को आप कह रहे हैं कि मैंने रिसर्च किया, प्रयोग किया, जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, आयुष मंत्रालय ने उसको प्रचार प्रसार पे रोक लगा दी है, तो बताइए ठगने का सीधा सीधा काम हुआ ही। आप बताइए देश की जनता को आप कैसे कोई दवा सीधा बेच सकते हैं? इसके लिए उन्होंने ऐप भी तैयार कर दिया, सारी कुछ तैयार कर दी, तो ये जो बहुत बड़ी बात है और दावा कर रहे हैं उसको। आप बताइए कि आप दावा कर रहे हैं, अभी तक अमेरिका जैसा देश, जर्मनी जैसा देश इसकी सही से खोज नहीं कर पाया, इसको लॉन्च नहीं कर पाया, आप कैसे कर सकते हैं सिर्फ 3 महीनों में, 4 महीनों में? तमन्ना हाशमी ने आज माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक परिवार पत्र दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव का अभियुक्त बनाया है, जिसमें भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 420, 120(b), 170, 504/34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी अगली तिथि 30/6/2020 को मुकर्रर की गई है। एटीएम फ्रॉड गिरोह के भंडाफोड़ के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस को एक और बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी जयंतकांत की टीम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंट यूनिट की टीम ने अपना जाल बिछाकर देश भर के आधा दर्जन से अधिक बैंक डकैती का मास्टरमाइंड समेत उसके 3 गुर्गों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान कांटी के कुशीहरपुर निवासी मास्टरमाइंड बिट्टू ठाकुर उर्फ अभिषेक, उसी गांव के झुनझुन ठाकुर उर्फ जितेंद्र, कांटी पानापुर के रजनीश और पताही के गौरव आनंद के रूप में हुई है। इस गिरोह का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बिट्टू ठाकुर मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि देश भर में बैंक डकैती जैसी घटना को अपने गुर्गों के द्वारा अंजाम देता है। एसएसपी ने बताया कि बिट्टू ठाकुर कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पूरे गिरोह को संचालित किया करता था। इस गिरोह का तार मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि कई जिलों में दूर दूर तक फैला हुआ है। सूत्र बताते हैं कि बिट्टू ठाकुर कांटी में कुरियर कंपनी लूटकांड के बाद AK-47 जैसे आधुनिक हथियार भी खरीद रखा है। हालांकि पुलिस के लिए इसके पास से AK-47 बरामद करना भी एक बड़ी चुनौती है। पुलिस की माने तो 3 दर्जन से भी ज्यादा बैंक डकैती, लूट, हत्याकांड जैसी घटनाओं में यह सभी अपराधी शामिल रहा है। अब पुलिस इनके संपत्ति का पता लगाने में जुटी है।
देश भर के लगभग आधा दर्जन बैंकों में बैंक डकैती कर चुके और 40 से ज़्यादा बड़ा बैंक डकैतों का ग्रुप बना चुके कुख्यात अपराधी बिट्टू ठाकुर, झुनझुन ठाकुर और रजनीश, जिसे मुजफ्फरपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में लगातार कई दिनों की कार्रवाई के पश्चात में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर श्री नीरज कुमार और उनकी टीम के सहयोग के द्वारा गिरफ्तार किया है और इसने 1 दर्जन से अधिक बैंक डकैतियों एवं हत्या की साजिशों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार अपराध को रोकने में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने कुल बैंक डकैतियों में, जिसमें इसने 90 लाख से ज़्यादा रुपए डकैती में लूट और डकैती में प्राप्त किए, उसके बारे में पुलिस को अहम सुराग मिला है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़े बैंक डकैती ग्रुप का खुलासा करने में सफलता मिली। क्या बरामद है इनके पास? अभी तक के जो इससे पूछताछ की गई है, इसने अपराध के दौरान जो हथियार है वो 4 हथियार बरामद किए गए हैं और इसके अलावा गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा इसका जो 1 दर्जन से अधिक जो लूट की घटनाओं एवं बैंक डकैतियों की घटनाओं में जो ये शामिल रहा है, उसमें इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सर, मुजफ्फरपुर ऑपरेट कैसे करता था सर ये? मुजफ्फरपुर के किन किन कांडों में इनकी संलिप्तता? ये लोग अपनी पैसा का उपयोग कहाँ करते थे? पिछले 1 साल से पुलिस को इसमें मुजफ्फरपुर में हुए फिनो बैंक डकैती, बैंक ऑफ इंडिया, SBI बैंक में डकैती, इसके अलावा कुरियर कंपनी के साथ में हुई डकैतियों में इसकी तलाश थी पुलिस को और ये अपराध करने के बाद में ये जगह छोड़ करके कलकत्ता में, दिल्ली में और देश के अन्य इलाकों में चले जाते थे। पुलिस की टीम ने सिटी एसपी मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई। टीम के ने कई जगहों पर लगातार इसके ऊपर छापेमारी की, जिसके पश्चात में इससे सफलता मिली। गैंग सर ऑपरेट कैसे करता था ये जो इस गैंग का सरगना है बिट्टू ठाकुर और झुनझुन ठाकुर, ये दोनों जो मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो भी बैंक लुटेरे हैं, जो पूर्व में वांछित रहे थे या फिर वो कुछ बैंक डकैती कर चुके थे, उन लोगों को ये लोग अपने गिरोह में शामिल करते थे और उसके बाद में ये उनको कांटेक्ट करते थे। कभी व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करते थे या दूसरे भी साधनों से कांटेक्ट करते थे। इसके अलावा ये बैंकों का एक वीडियोग्राफी भी बना लेते थे, जिससे जो है व्हाट्सएप के जरिए आपस में उस बैंक डकैती की योजना में उसको पूरा प्लान करते थे और उसके बाद में ही करते थे। आपने रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी तो देखी ही होगी। फिल्म में किस तरह से महिला होकर भी रानी मुखर्जी ने अपराधियों से फाइट किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि एक रानी अपने शहर में भी है जिसे लोग अब मर्दानी कहने लगे हैं, क्योंकि इस रानी ने भी एक अपराधी की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करजा थाना क्षेत्र के मरवन प्रखंड के रक्सा गांव के रामेश्वर शाह की पुत्री रानी कुमारी की। पिछले दिनों रानी का सामना एक अपराधी से हो गया। वह अपराधी रानी का पर्स छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। रानी ने उस अपराधी का हथियार छीनकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। लगभग 6 मिनट तक रानी और अपराधी के बीच फाइट चलती रही, लेकिन रानी को जरा सा भी गोली चल जाने का डर नहीं लगा। वह अंत तक उस अपराधी से फाइट करती रही। तब जाकर ग्रामीण जुट गए और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस अपराधी को अपने कब्जे में ले लिया और आज वह सलाखों के पीछे है। रानी को जिला प्रशासन ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। बहादुर रानी के इस हौसले को सब सलाम कर रहे हैं। रानी एक कबड्डी की भी चैंपियन है। रानी से बात की डेन न्यूज संवाददाता आमिर ने। अधिकतर ऐसा सुनने को मिलता है कि बेटियां शोषण की शिकार हो जाती है, बेटियां को प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ छेड़खानी की जाती है। लेकिन मुजफ्फरपुर में एक बेटी ऐसी भी है जो कि मर्द से कम नहीं। हमारे साथ मरवन की रानी कुमारी है, जिन्होंने गुंडा से लड़ा, उसका हथियार छीन लिया, आज उसे सलाखों के पीछे भिजवा दिया है। रानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। रानी, कैसे हौसला आया इस तरह कि आपने गुंडा से लड़ लिया, उनका पिस्टल छीन लिया? मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि कभी किसी से मत डरना और कभी तुम गलत मत होना। अगर तुम गलत भी हो फिर भी हम तुम्हारे साथ है, सही है फिर भी अगर साथ है। बस हम इतना कहना चाहेंगे सबको कि हम कभी गलत ना करें और कभी गलत बर्दाश्त भी ना करें। हम किसी से कम नहीं हैं। उस दिन जो क्या हुआ था, जो अचानक आप पिस्टल छीन लिया, एक क्रिमिनल्स आपके पास आ जाता है, क्या घटना है, पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताइए।
मैं घर जा रही थी बैंक से लौटते हुए अपने घर के तरफ, आराम से मेरा एक हाथ फ्रैक्चर था, इस वजह से हम धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। अचानक से वो साइड से माँ को गाली देते हुए गया, जो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं उसको बोली रुकने के लिए, तब तक वो ऑलरेडी मेरे गाड़ी के आगे आकर के रुक चुका था। फिर हम उसको बोले कि तुम गाली क्यों दी है, तब तक वो मतलब उतर गया गाड़ी से और गाली देने लगा। इतना ही में मैं भी गाली दे दी। फिर वो गन निकाला, मेरे पेट के पास लाया और बोला पर्स दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। मतलब तू चला दे बट मैं नहीं दूंगा अपना पर्स। वो फिर झोंक झाँक करने लगा। उतना ही में मैं उसका पर्स छीनी, वो मेरा पर्स छीना और भागने लगा। तब तक मैं उसी में उसका गन छीनी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था उसके गन छीनने के। अगर मैं गन नहीं छीनती तो हो सकता था वो गोली भी चला सकता था। और क्या ज़रूरी तो नहीं कि अगर हम पर्स दे भी देते तो वो मेरा जान छोड़ ही देता, हो सकता था वो गोली चला करके ही जाता। बस इसी वजह से हम उसका गन छीने, और गन छीने तब तक वो भाग चुका था। तो मैं उसी गन को चला करके मारी, उसके सर के पीछे चोट लगा। फिर वो मतलब गिर गया, तब तक मैं दौड़ करके जा करके उसको पकड़ ली और पीट रही थी। तब तक पब्लिक लोग आ गए वहाँ पे। उसके बाद पुलिस के हवाले? हाँ, उसके बाद पुलिस आए, फिर ले गए उसको। तो आपको डर नहीं लगा कि क्रिमिनल्स के पास गन है, कहीं फायरिंग कर दे? के लिए डर गई थी, मैं भी गन देखी तो नर्वस हुई, लेकिन वहाँ पे मेरा ऑप्शन कुछ नहीं था उससे सामना करने के सिवा। अगर डरते तो भी वो गोली चला देता था, और ये भी हम कंफर्म नहीं थे कि मेरा पर्स लेने के बाद भी या गाड़ी लेने के बाद भी वो मुझे छोड़ ही देता। तो बस ये सोचे कि क्यों ना कुछ किया जाए, क्यों डर के रहे। आखिर उसके पास गन है, 2 हाथ 2 पैर मेरे पास भी है, क्या चीज़ में कम है हम उससे। तो हाथ में भी आपके निशान है? हाँ, ये वो जब मैं उसका कॉलर पकड़ी थी, उसको पीट रही थी, तो वो मेरे से छुड़ाने के क्रम में ये इसमें दांत काटे हुआ था, तो मैं मतलब उसको काटने दी और फिर भी मैं उसको पीट रही थी। तो काफ़ी हौसला उस पर बढ़ा आपका? हाँ, उस टाइम बस एक ही बात हमको याद था कि मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि हिम्मत कभी मत हारना। मेरे पापा के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हिम्मत इतना है कि वो अपने बच्चे को किसी भी तरह का कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देते हैं। रानी, आप कबड्डी की चैंपियन भी हैं, तो फाइट भी की उनसे? हाँ, फाइट भी हुआ काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 5-6 मिनट तक अकेले फाइट ही कर रही थी उससे। एक और था जो गाड़ी से उतर के आया मेरे पास, लेकिन मैं उसको पैर से मारी तो वो ऑटोमेटिक भाग गया, गाड़ी लेकर के वो भाग गया और लंबा फाइट चला। उसके बाद ही मतलब 5-6 मिनट चलने के बाद ही कुछ लोग आए, फिर मेरा हेल्प किए। तो आप जैसे अधिकतर देखते हैं कि लड़कियां के साथ अगर कुछ होती है तो वो चिल्लाती है, आसपास के लोग बुलाते हैं, क्या आपने ऐसा किया? मैं 1-2 बार चिल्लाई, लेकिन वहाँ 3 लेडीज़ को देखी, वो ऑलरेडी भाग गए, गन देखे वो चले गए वहाँ से, और आसपास कोई नहीं था। मैं बोली चिल्लाने में जो मैं टाइम वेस्ट करूँगी, क्यों ना कुछ कर लूँ। तो एक सवाल है कि उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज होगा जो कि छेड़खानी को बर्दाश्त करती हैं, ऑफिस में शोषण को बर्दाश्त करती हैं, प्रताड़ित को बर्दाश्त करती हैं? क्या ना बोलूँगी कि वैसा ज़िंदगी किस काम का जिसमें मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, मैं अपने आप को आत्मसम्मान, अपने आप को सम्मान सा महसूस ना करूँ। शर्मिंदगी का ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं खुद खुशी कर लूँ। इसलिए मैं उन सबको बोलना चाहूँगी कि कभी भी गलत ना हो और गलत ना बर्दाश्त करें, क्योंकि वैसा ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि वो अपने आप मर जाए, किसी और दूसरा उनको मारे, शर्मिंदगी महसूस करा, इससे अच्छा है कि वो नहीं रहे दुनिया में। बिल्कुल, आपके हौसला को हम भी सलाम करते हैं। मरवन की रानी कुमारी है जिन्होंने फाइट कर एक क्रिमिनल से लड़ा और उसका हथियार छीन लिया। डीएम ने रानी को सम्मानित भी किया है और इनके हौसला को हम भी सलाम करते हैं और सभी लोग इनके हौसला को सलाम कर रहा है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। कटरा 42 के जिला पार्षद मोहम्मद लाल बाबू के पुत्र मोहम्मद शहजाद की स्थिति नाजुक बनी हुई है। SKMCH में उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को हथौड़ी के खानपुर में कुछ लोगों ने पार्षद पुत्र को मार पीट कर खेत में फेंक दिया था। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी आंत फट गई है। स्थिति गंभीर होने पर अब तक मोहम्मद शहजाद का बयान नहीं हो सका है। पार्षद मोहम्मद लाल बाबू ने बताया कि पुरानी रंजिश की वजह से स्थानीय मोहम्मद फूल बाबू और उसके परिवार वालों ने बेटे को मारपीट कर जख्मी तो कर ही दिया, अस्पताल जाने के दौरान गाड़ी पर गोली भी चला दी। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। इसको मरने दीजिए अभी, इसको मरने दीजिए अभी। 7 लड़के हैं, वो लगातार गांव में लोगों से झंझट लड़ाई लड़ते रहते हैं। 2017 में भी उनको जो है गाँव में पंचायत की केस करने से चल रहा था। हम एज ए जनप्रतिनिधि को जायज नजायज उनको बोले थे, उस पर वो अपने घर में आग लगा दिए। अब 20 आदमी को उन्होंने मुद्दाले किया, उसमें 3 बाप बेटा को हमें भी मुद्दाले किए, लेकिन डीएसपी साहब सुपरविजन में मेरा तीनों बाप बेटा का नाम छट गया। उसी दिन से वो और हमसे जो है मैंने बदला बाजार पे दवा लाने के लिए गया। उधर से वो लौट रहा था तो खानपुर
और खानपुर पेट्रोल पंप और मिडिल स्कूल के बीच में एक फांका है बांसुर, वहीं जो है नेक मोहम्मद का जो है 4, 5, 6 लड़का पकड़ करके लड़के को बुरी तरह से लात मुक्का घुसा से मारा, जिनका लग रहा है कि आंत फट गया। अभी तक जो है ब्लडिंग हो रही है और मरा समझ करके रास्ता के किनारे उन्होंने डाल दिया। गांव का एक लड़का जब उसको छुड़ाने गया उसको भी मारा और कोई भी आदमी उस लड़का को उठाने जा रहा था, 2 राउंड फायरिंग हमारे गाड़ी पर की, जो हमारा पूरा शीशा चूर चूर हो गया। लड़का सोया हुआ था, हम जो पत्ते पड़ गए, गाड़ी लेकर के भागे। जब पब्लिक के बीच में जाकर के हम गाड़ी छोड़ करके पब्लिक के बीच में गए तो भी 2-4 लाठी हमको जो मारा, पब्लिकों ने हमें बचाया कलीम चौक के। और रात मेरा लड़का बोछा गया, बोछा से उसको सदर इसमें क्या करेंगे मेडिकल में जो है भेज दिया गया है। और बुधवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पारांडे मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सांगठनिक कार्यों की समीक्षा एवं राष्ट्रीय और सामाजिक विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने अपने संगठन की नीतियों से भी अवगत कराया। साथ ही मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सीएए कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे देशों से अपने परिवार को बचाने के लिए भारत में आए करोड़ों लोगों को नागरिकता देने के लिए यह कानून बनाया गया है। बाद में रेलवे विमान सब प्रारंभ हो गया है, तो इसलिए समाज के लोगों को मिलने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा सेवा कार्य विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हुआ है, इस जिले में भी हुआ है, उत्तर बिहार के क्षेत्र में भी हुआ है। तो जो करोड़ों लोगों के भोजन की व्यवस्था, लाखों परिवारों के भोजन की व्यवस्था, उनको दवा देना, सभी मास्क देना, ऐसा सारा काम हम लोगों ने किया है। तो ऐसे बस्तियों में भी जाना, मिलना, ये सब हमारा उद्देश्य, इसलिए यहाँ पर आए हुए। कब तक आपका यहाँ पर रहेगा और क्या क्या कार्य होगा? 1 आध दिन के बाद यहाँ से चले जाएंगे। आप चर्चा कर रहे थे कि ये रथ यात्रा को लेकर परमिशन दिया गया, आने वाले समय में यहाँ पर श्रावणी मेला भी होना है, तो इसको लेकर क्या आपका मंतव्य होगा? देखिए, हमारा कहना है कि जो प्राचीन परंपराएं हैं, कोरोना को लेकर वही मैं कह रहा हूँ, हमारा आग्रह है कि जो प्राचीन परंपराएं हैं वो खंडित नहीं होनी चाहिए। कोरोना के कारण से जो परिस्थितियां हैं, तो कुछ मर्यादाओं के अंदर परंपराओं की रक्षा करने के लिए सभी ने प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि दारू के दुकान खुले हैं, हर तरह की बातचीत चल रही है, और केवल हिंदुओं की परंपराएं खंडित होगी, ये कैसा स्वीकार्य हो सकता है? इसीलिए कोरोना की मर्यादाओं का सम्मान करते हुए प्राचीन परंपराओं की रक्षा करना, यही हमारा प्रयास है। हम सारी मर्यादाओं को उखाड़ कर फेंकने का प्रयास नहीं कर रहे, और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात समझकर अपना निर्णय बदलकर बहुत बड़ा, यानी एक परंपरा की रक्षा का काम किया है। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बुधवार को लोक चेतना दल के पंचायत सचिव सह वार्ड सदस्य चंदा देवी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मरवन प्रखंड के शुभंकरपुर के आवास सहायक रिंकी कुमारी के द्वारा नाजायज वसूली की जा रही है। साक्ष्य उपलब्ध कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आवास सहायिका की शिकायत है। मरवन प्रखंड का शुभंकरपुर पंचायत का आवास सहायिका रिंकी कुमारी प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों से अवैध वसूली कर रही है और लाभुक से डरा धमका कर वसूली 10,000 5,000 ले रही है। इसका वीडियो मेरे पास में है और इसका शिकायत हम डीएम जिलाधिकारी को दिए थे, 3रा नंबर दे चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और डीएम साहब कहें कि हमको साक्ष्य चाहिए, तो हम साक्ष्य भी उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हमको कहना है कि कार्रवाई हर हाल में उनको करना है और उनको हम करवा के ही रहेंगे। जैसे बहुत साक्ष्य है, 1-2 साल से साक्ष्य रखे हुए हैं। बुधवार को श्रीराम बजरंग दल के बैनर तले संयोजक पार्थ तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी की सीमा पर मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद भारतीय सेना के सम्मान में लंगट सिंह महाविद्यालय में छाता चौक स्थित जयप्रकाश नारायण पार्क तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आज श्रीराम बजरंग दल मुजफ्फरपुर की ओर से पिछले दिनों जो गलवान घाटी जो भारतीय सीमा है, वहाँ पर हमारे वीर शहीद सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी।
यह पहली बार नहीं है। विगत कई वर्षों से हमारे जवान सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा पर दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस वैश्विक महामारी कोरोना ने सबको अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसके जन्मदाता वो चाइना है, और इस जो आर्टिफिशियल वायरस के माध्यम से पूरे विश्व को अपने कब्जे में करने का जो मंसूबा लिए चाइना अपना विस्तारवादी और साम्यवादी नीति को बढ़ावा देकर, और उसके तहत हमारे वीर सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हम उनके प्रति मुजफ्फरपुर श्री राम बजरंगदल उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोग ज्ञापित कर रहे हैं। हम लोगों ने दो महापुरुषों से प्रेरणा लेकर बाबू लंगर सिंह की धरती से, उनके प्रतिमा के स्थल से चलकर हमारे कार्यकर्ताओं ने आज एक दूसरे लोकनायक जयप्रकाश नारायण उनके प्रतिमा पर आकर उन शहीदों के प्रति, उनके परिवारों के लिए श्रद्धासुमन अर्पित किया है। उनके परिवार को कैंडल मार्च का कार्यक्रम था। जैसा कि अभी चीनी सैनिक हमारे सैनिकों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले भी हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, तो उनके सम्मान में मुजफ्फरपुर श्री राम बजरंग दल आज खड़ा हुआ है। आज हम लोग कैंडल मार्च का शुरुआत किए हैं और हम निकाले हैं लंगर बाबा की मूर्ति LS कॉलेज के सामने से काका चौक तक, और ये लोकनायक जयप्रकाश चौक मतलब पार्क है, यहाँ पर हम लोग आए हैं। बुधवार को इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर की ओर से स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के द्वारा अपनी 2020-21 की नई टीम की घोषणा की गई, जो आगामी 1 जुलाई से कार्यभार संभालेगी, जिसमें इस बार अध्यक्ष रूपा सिन्हा को बनाया गया है। वहीं उपाध्यक्ष गार्गी श्रीवास्तव, सचिव प्रीति राय, कोषाध्यक्ष रीना सिंह, ISO बबली कुमारी और एडिटर डॉक्टर जयंती कुमारी को बनाया गया है। इस वर्ष की टीम को लीड द चेंज का गोल मिला है और इन सभी को दूरी का पालन करते हुए पूरे वर्ष काम करना है। आज का कार्यक्रम रखा गया है कि मैं अपनी टीम को मीडिया के सामने लाऊं कि कौन किस पद पे कार्यरत रहेंगी पूरे साल के लिए। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में गार्गी श्रीवास्तव, सेक्रेटरी प्रीति राज, ट्रेजरर रीना सिंह, ISO बबली एंड एडिटर डॉक्टर जयंती कंचन। ये टीम हमारी है जो पूरे साल मेरे साथ काम करेंगी, और मीडिया को गेट टुगेदर के लिए हमने बुलाया कि हमारी ये टीम है और हम कैसे काम करेंगे। कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हमें अपना काम को शुरू करना है 1 जुलाई से ट्री प्लांटेशन के साथ। और इस साल बैनर और प्रेसिडेंट का कोई ज़रूरी नहीं कि वो हर जगह पहुंच जाए, और जो जहां है सोशल एक्टिविटी में, ट्री प्लांटेशन में, अवेयरनेस में कोई भी काम करके प्रेसिडेंट को अपना एक फ़ोटो दे सकती हैं, और वो फ़ोटो को सिलेक्ट करके रखा जाएगा। जब चेयरमैन आएंगी तो वो सारे काम को देखेंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए भी कोरोना के बीच में हमने ये काम किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।